नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जल संसाधन, क्योंकि हमने जैविक अजैविक संसाधनों में और तो पढ़ने थे। आज हमारा जो टॉपिक है जल संसाधन। तो जल ऐसा संसाधन है जिसकी हम अगर ये नहीं हो तो मानव जीवन धरती पर मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अन्य एक पृथ्वी पर ही जल है, अन्य ग्रह पर जल नहीं है, इस वजह से वहाँ पर जनजीवन नहीं है, ये आपको भी पता है। वायु के बाद में जल ऐसा संसाधन है जो मानव के लिए बहुत उपयोगी है। तो हम शुरू करते हैं जल संसाधन। देखिए, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी का लगभग 71% सतह जल से आच्छादित है, यानी कि आपको पता है 71% भूभाग पर जल है। जो अधिकतर महासागरों अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होता है। खारे जल महासागरों में पृथ्वी का कुल 97% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में 2.4% और अन्य स्रोतों जैसे कि नदियां हैं, झीलें हैं और तालाबों में 0.6% जल पाया जाता है। यानी कि बच्चों 97% तो जल कैसा है, खारा जल है। इसके अलावा हम देखेंगे हिमनद ध्रुवीय बर्फ चोटियां जो ध्रुव पे बर्फ जमी हुई है वह 2.4% है। अगर हम अन्य स्रोतों की बात करते हैं तो नदियां, झीलों, तालाबों में 0.6% जल पाया जाता है। भारत विश्व की 70% से अधिक आबादी है। भारत विश्व की 17.5% से अधिक आबादी है, जबकि विश्व का यहाँ केवल 4% नवीनीकरण जल संसाधन है। अब देखते हैं बच्चों, हमारा भारत विश्व का 2.4% क्षेत्रफल रखता है और यहाँ पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और हम देखते हैं कि भाई जनसंख्या के मामले में हमारा देश दूसरे स्थान पर है, प्रथम पर चीन है। तो विश्व का केवल 4% नवीनीकरण जल संसाधन और विश्व के भू क्षेत्र का 2.4% भू क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर विश्व का केवल 4% ही नवीनीकरण जल संसाधन पाया जाता है, जबकि विश्व का यहाँ पर 2.4% भू क्षेत्र है। देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन क्यूब मीटर होती है। तो जल का एक मुख्य स्रोत है वर्षा ही है बच्चों, इसके अलावा और कोई स्रोत नहीं है। तो देश में एक वर्ष में वर्षा से कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन क्यूबिक मीटर होती है। भारत में जल के उपयोग की मात्रा बहुत सीमित है। तो इसके अलावा देश के किसी न किसी हिस्से में प्राय बाढ़ या सूखे की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत वर्षा ही है, जिसमें अत्यधिक स्थानीय विभिन्नता पाई जाती है। अब देखिए, भारत में जल का उपयोग की मात्रा बहुत सीमित है। भारत में जो वर्षा है वो अनिश्चितता से भरी हुई है, कहीं अनियमितता है तो कहीं अत्यधिकता है, कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं अनावृष्टि है। तो इस वजह से भारत में हमेशा जल की समस्या है। भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा है, जिसमें अत्यधिक स्थानीय विभिन्नता पाई जाती है बच्चों, क्योंकि सब जगह एक समान वर्षा नहीं होती। अब देखिए बच्चों, वर्षा मुख्य रूप से मानसून केंद्रित है। वर्षा भी कैसी है, मानसून केंद्रित है। भारत में वर्षा का लगभग 80% मानसून काल 4 महीनों में यानी जून से सितंबर में प्राप्त होता है। तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है भारत में वर्षा का लगभग 80% मानसून काल जो जून से सितंबर का महीना है उसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। अब देखते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून के दौरान केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में ही वर्षा होती है। जब उत्तरी पूर्वी मानसून आता है तो उस समय भारत के 2 राज्य हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही कुछ मात्रा में वर्षा होती है। अब आगे देखते हैं बच्चों, भारत में जल प्राप्ति के 2 प्रमुख स्रोत हैं, एक तो धरातलीय जल और भूमिगत जल। और एक जल प्राप्ति कहाँ से होती है, वर्षा के जल से।
तो एक तो है धरातलीय जल और दूसरा है भूमिगत जल। तो हम देखते हैं बच्चों, धरातलीय जल, जल जो वर्षा के द्वारा नदियों, झीलों और नालों से प्राप्त होता है वो धरातलीय जल कहलाता है। यानी वर्षा, ये जल भी कैसा है, वर्षा के द्वारा नदियों में, झीलों में, नालों में, इनमें एकत्रित हो जाता है, तो वह जल कैसा है, धरातलीय जल कहलाता है। अब वर्षा, भारत में प्रतिवर्ष बच्चों 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है और वर्षा से भारत को 4000 घन क्यूब मीटर जल प्राप्त होता है। और धरातलीय जल संसाधन का लगभग 46% नदियां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाई जाता है। अगर हम देखें तो धरातलीय जल का जो है 46% जल गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों बेसिनों में पाया जाता है। इसका ये कारण है क्योंकि ये 12मासी बहने वाली नदियां हैं। भारत में नदियों का कुल जल का 60% हिमालय की नदियों में, क्योंकि हिमालय से जिन नदियों का उद्गम होता है वो 12मासी नदियां हैं, वो 12 महीने बहती है। तो भारतीय नदियों में जल का 60% हिमालय की नदियों में तथा 16% मध्य भारत की नदियां, जिसमें नर्मदा, ताप्ती और मां नदी है। तो ये दक्षिण भारत की नदियां जो पठारों से निकलती है, तो ये 16% जल है इसमें। तो 16% मध्य भारत की नदियां नर्मदा, ताप्ती, मां नदी तथा शेष 24% भाग दक्षिण भारत की नदियों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी अन्य नदियां में प्रवाहित होता है। तो बच्चों, दक्षिण भारत की नदियां मौसमी हैं, वो मौसम के अनुसार बहती है। तो इस वजह से उत्तर भारत की नदियां 12मासी और 12 महीने बहती है और दक्षिण भारत की नदियां मौसम के अनुसार बहती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगर हम इनकी बात करें बच्चों तो गंगा है, उसके बाद में बच्चों यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, तो ये ऐसे इनका फल, फिर सिंधु है, नर्मदा है, ताप्ती, मां नदी, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो ये नदियां हैं जो, अब देखते हैं धरातलीय जल का उपयोग। हम धरातलीय जल है जो धरातल में पाया जाता है उसके जल का उपयोग देखिए। धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग 89% कृषि कार्य में किया जाता है। सबसे ज्यादा जल का उपयोग किसमें किया जाता है, कृषि कार्य में। कृषि में भी, किसमें, सिंचाई में और भी है, तो उनमें किया जाता है। तो धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग 89% कृषि कार्य में, 9% घरेलू कार्यों में, जिसमें घरेलू कार्य में सब कुछ आ जाते हैं, और 2% औद्योगिक कार्य में होता है, जो कि नदियों, तालाबों और नहरों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो धरातलीय जल है नदियों, तालाबों और नहरों द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों आगे, भूमिगत जल संसाधन। ये भी वर्षा से मिलता है, परंतु वर्षा जब होती है तो क्या होता है, भूमि के द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है, तो भूमिगत जल कहलाता है। भारत में वर्षा से प्राप्त कुल जल का, यानी भारत में वर्षा से प्राप्त कुल जल का 4000 घन क्यूब मीटर जल में से केवल 790 घन क्यूब जल ही भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि अगर 4000 घन क्यूब मीटर जल है, उसमें से 790 घन किमी जल ही भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है, और इससे 430 घन किमी जल ही कृषि कार्यों के लिए उपयोगी है। यानी कि जो भूमिगत जल होता है उसमें से 430 घन क्यूब मीटर जल कृषि कार्य के लिए उपयोगी है। शेष 360 घन क्यूब जल धरातल के नीचे चट्टानों में एकत्रित हो जाता है, जिसे कुएं, नलकूप को खोदकर प्राप्त किया जाता है। जब पानी की कमी आ जाती है तो हम चट्टानों में से हम कुएं के द्वारा, नलकूप के माध्यम के द्वारा इनको, इस पानी को निकाल लेते हैं, खोदकर प्राप्त किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में भूमिगत जल रंध्रयुक्त कोमल चट्टानों में होने के कारण इस क्षेत्र में कुएं और नलकूप अधिक संख्या में पाए जाते हैं। देखिए भाई क्या होता है, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु की बात करें तो कठोर चट्टाने, तो वहाँ पर जो जल है वह तालाबों के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से तो निकाला जाता है, परंतु इतना नहीं है। परंतु यह बड़े पैमाने पर पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है में भूमिगत जल रंध्रयुक्त कोमल चट्टाने होने की वजह से कुएं और नलकूप की अधिक संख्या पाई जाती है यहाँ पर। अब भूमिगत जल का उपयोग देखते हैं बच्चों। देखिए भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग वही
92% कृषि कार्यों में, 3% घरेलू कार्यों में और 5% औद्योगिक कार्य में होता है। अब सिंचाई और सिंचाई के साधन देखिए, जहाँ पर वर्षा नहीं होती, जहाँ पर पानी की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से फसल को उत्पादन किया जाता है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के लिए अन्न का उत्पादन जरूरी है। तो अन्न उत्पादन के लिए, बहुफसलीकरण के लिए और भी अन्य कारणों की वजह से सिंचाई जरूरी है। अधिक उत्पादन लेने के लिए भी सिंचाई की जाती है। तो कृत्रिम रूप से फसलों में जलापूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। क्या कृत्रिम रूप से? कृत्रिम बोले तो कुएं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा, नहरों के द्वारा अगर सिंचाई की जाती है तो कृत्रिम रूप से फसलों में जलापूर्ति करना ही सिंचाई कहलाता है। भारत में वर्षा के स्थानीय और सामयिक परिवर्तनता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देखिए, भारत में अनिश्चितता है, मानसून की अनिश्चितता है, क्योंकि कभी मानसून देर से आता है, कभी जल्दी रहता है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है। तो इस वजह से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। देश के अधिकांश भाग वर्षाविहीन और सूखाग्रस्त हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान की देख लीजिए बात, पश्चिमी राजस्थान में 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो देश के अधिकांश भाग वर्षाविहीन और सूखाग्रस्त हैं। अब देख लीजिए आप, तमिलनाडु का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर भी कम वर्षा होती है। उत्तरी पश्चिम भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए शुष्क ऋतु में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन होता है। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। यदि सिंचाई के साधन है तो वहाँ पर हम बहुत सारी फसलें भी ले सकते हैं। एक साल में 3 फसलें भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो हम एक फसल की भी कल्पना नहीं कर सकते, वो वर्षा पर निर्भर होगी। अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल भी नहीं हो सकती। तो सिंचाई की व्यवस्था से बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। अब संभावित जल समस्या देखिए, देखिए बच्चों, देखिए जल की प्राप्ति प्रति व्यक्ति उपलब्धता। देखिए समस्या क्या है? बढ़ती जनसंख्या के लिए हर व्यक्ति को शुद्ध जल उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जल की प्राप्ति प्रति व्यक्ति उपलब्धता ये भी समस्या है। जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो ये जनसंख्या बढ़ने से जो प्रति व्यक्ति शुद्ध जल की उपलब्धता दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। उपलब्ध संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू कार्यों में निष्कर्षण से प्रदूषित होता जा रहा है। देखिए, जो जल है वो जल क्या है? उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ जो कि नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से कहाँ पहुंच रहा है? समुद्र में पहुंच रहा है। तो जो नालों के माध्यम से पहुंच रहा है नदियों में, तो उस नदियों का शुद्ध जल को ये क्या कर रहा है? दूषित कर रहा है। कृषि और घरेलू निष्कर्षण से प्रदूषित होता जा रहा है। जैसे कृषि में आजकल आपको पता है जैविक रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करने की वजह से और अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग करने से आज कृषि से जो निकास होता है जल, उससे भी वह जल प्रदूषित होता जा रहा है। घरेलू कार्य में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जैसे कि आपको पता है शौचालय का पानी है, इन जल से शुद्ध जल कैसा होता जा रहा है? प्रदूषित होता जा रहा है। और इस कारण उपयोगी जल संसाधन की उपलब्धता सीमित होती जा रही है। तो जितने भी उपयोगी जल संसाधन है उनकी जो उपलब्धता है वो सीमित होती जा रही है, क्योंकि जो है उद्योगों से, कृषि कार्यों से, घरेलू कार्यों से, इनसे जो अपशिष्ट जल निकल रहा है, अपशिष्ट पदार्थ मिल के जल निकल रहा है, वह शुद्ध जल में मिल जाते हैं। और शुद्ध जल में मिलने की वजह से बच्चों उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं जल के गुणों का ह्रास। जल की गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता और अथवा अनावश्यक भारी पदार्थों से रहित जल से है। अगर हम देखें बच्चों कि भाई जल की गुणवत्ता से तात्पर्य क्या है? जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक भारी पदार्थ से रहित जल से है। अगर जल में शुद्धता है और उसमें अनावश्यक भारी पदार्थ नहीं है तो जल कैसा है? शुद्ध जल है। जल के बाह्य पदार्थ जैसे कि सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भूमि जल को भी प्रदूषित करते हैं। देखिए, आज धीरे धीरे शुद्ध जल प्रदूषित जलों में परिवर्तित हो जा रहा है। इसका कारण है कि मानव के द्वारा
जो संसाधन है, जल संसाधन है, उसका अत्यधिक मात्रा में दोहन किया जा रहा है, जिससे कि कृषि कार्यों में, कृषि कार्य के अलावा औद्योगिक कार्यों में, घरेलू कार्यों में इनसे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ नालों के माध्यम से नदी में पहुंच रहा है। अब वहां से वह तालाबों में, कई झीलों में पहुंच रहा है और समुद्र में पहुंच रहा है। तो समुद्र में भी जल जो अलवणीय जल है वो तो अशुद्ध हो ही रहा है, साथ में लवणीय जल भी अशुद्ध हो रहा है। तो कभी कभी प्रदूषण नीचे तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो ये जल निकलता है उद्योगों से, तो ये जल भूमि में रिसर्शन के नीचे पहुंच जाता है, जिससे कि भूमिगत जल को भी ये क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। देश में गंगा और यमुना को अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ हैं। देश में अगर गंगा और यमुना नदी है वो अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ हैं बच्चों। अब जल प्रबंधन और जल संरक्षण, प्रबंधन का मतलब होता है बच्चों कि कैसे उसका नियोजन करके उपयोग करें, और संरक्षण का मतलब होता है बचाव। तो हम कैसे इसका नियोजन करके बचाव कर सकते हैं। तो अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता, यानी कि जो शुद्ध जल है, तो अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायिनी संसाधन संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। देखिए बच्चों, अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता जो जल है वो कैसा है, अलवणीय जल कैसा है, घट रहा है, पीने योग्य जल घट रहा है। और बढ़ती मांग और बढ़ती जनसंख्या के लिए जल की उतनी मात्रा में होना चाहिए बच्चों। तो सतत पोषणीय विकास के लिए इसे महत्वपूर्ण जीवनदायिनी संसाधन संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम सतत पोषणीय विकास चाहते हैं तो इस जल संसाधन का हमें संरक्षण भी करना होगा और प्रबंधन भी करना पड़ेगा, तब जाके हम शुद्ध जल हर व्यक्ति को उपलब्ध करा सकेंगे। लवणीकरण द्वारा महासागरों से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण गंभीर हो गई है। देखिए, जो जल लवणीय हो गया है और महासागरों में जो खारा जल है उसको अगर हम शुद्ध करें तो उसमें लागत अधिक मात्रा में आती है, और अधिक मात्रा में आने की वजह से हम इतना निवेश नहीं कर सकते कि जो खारे जल को शुद्ध जल में बदल सके। तो ये अधिक लागत के कारण जल की उपलब्धता क्या हो गई है, नंगी हो गई है। अब जल बचत तकनीकी और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। अब हमें अगर जल का संरक्षण और प्रबंधन करना है तो हमें ऐसी तकनीकी का उपयोग करना चाहिए जिससे कि जल का संरक्षण हो सके। जैसे कि मान लीजिएगा, उद्योग से निकलने वाला अपशिष्ट जल को हम रोककर उसका पुनः संकरण करके या फिर उसको शुद्ध जल में परिवर्तित करके हम उसको बचा सकते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, अपशिष्ट जल शुद्ध जल में मिल जाता है तो वो शुद्ध जल को भी अपशिष्ट कर देता है। तो हम उसको उससे मिलने से पहले उसको हम थोड़ा फिल्टर कर लें और फिर डालें तो वो शुद्ध जो जल है वो प्रदूषण से बच सकता है। तो जल बचत की तकनीकी और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। ये हर मानव का योगदान होना चाहिए इसमें कि प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी होने चाहिए। जल सबर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। देखिए, जल सबर विकास का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जल का इकट्ठा करना, शुद्ध जल को रोकना, एनीकट के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से, वर्षा जल का संग्रहण करके हम जैसे कि मान लीजिएगा टाकों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा, कुओं के द्वारा वर्षा जल को संग्रह करके हम उसमें डाल देंगे तो उससे भूमि का जल स्तर ऊंचा उठेगा। जल के पुनर्चक्रण, हम जो अशुद्ध जल है उसको हम पुनर्चक्रण करके पेड़ पौधों में, वाहन धोने में, इनमें उपयोग करते हैं तो हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। और पुनः उपयोग, फिल्टर करके हम जल का
लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए हम जल संरक्षण कर सकते हैं। तो जल के सही उपयोग के द्वारा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अब जल प्रदूषण के निवारण कैसे करें? निवारण तो देखिए बच्चों, निवारण कैसे करें हम जल का, कि जैसे कि देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपीसी के साथ मिलकर 507 स्टेशनों को राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका नाम है सीबी, और राज्य यानी केंद्रीय जल नियामक बोर्ड और राज्य जल नियामक बोर्ड, ये साथ मिलकर 507 स्टेशनों को राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। और इन स्टेशनों से प्राप्त किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि जैव और जीवाणुविक प्रदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो ये जो आंकड़े दे रहा है, तो ये कह रहा है कि भाई जो जीव जंतु हैं, यानी कि सड़े गले जीव जंतु हैं और जो उनसे बनने वाले जीवाणु हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, नदियों में मिलकर प्रदूषण का मुख्य स्रोत बन रहे हैं। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदी में अहमदाबाद में साबरमती है, हैदराबाद में मूसी तथा कानपुर में वाराणसी, हैदराबाद में मूसी तथा कानपुर और वाराणसी में गंगा शामिल है। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातु, फ्लोराइड और नाइट्राइड्स के संकेंद्रण के कारण होता है। अब देखिए भूमिगत जो जल है वो प्रदूषित कैसे हो रहा है। तो ये तो नदियाँ प्रदूषित नदियाँ, क्योंकि इनके किनारे औद्योगिक विकास हुआ है, तो उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ इन नदियों में मिल रहा है। तो ये नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं और ये आंकड़े दिए हैं। इसके अलावा जो भूमि का जल प्रदूषण है, भूमि का जल देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातु हैं, जैसे कि मान लीजिएगा उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ जो कि भूमि पे फैला हुआ है, तो उसमें बहुत सारे धातु के अंश होते हैं, फ्लोराइड युक्त होता है, नाइट्रस, ये सारे संकेंद्रण करके जमीन में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि भूमि का जल भी प्रदूषित हो रहा है। अवैधानिक व्यवस्था जैसे कि जल संरक्षण अधिनियम 1974 के सीमित प्रभाव हुए हैं। अब सरकार ने जो विधि बनाई गई, कानून बनाए, तो उसके लिए देखिए जल संरक्षण अधिनियम 1974 में बना, ये सीमित प्रभाव हुए। जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। तो जल संरक्षण अधिनियम 1974 में बना, उसमें जल के महत्व को, जल प्रदूषण के अधिक प्रभावों को, इनको सबके